नमस्कार, 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री ने एक भव्य कार्यक्रम में कल 36वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ। कहा पिछले 8 वर्षों में देश का खेल बजट बढ़ा करीब 70%। खिलाड़ियों को मिल रहे हैं अधिक से अधिक संसाधन और अवसर। प्रधानमंत्री आज गुजरात में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शुभारंभ। साथ ही अंबाजी में 7,200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 1 अक्टूबर से देश भर में चलाया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान 2.0। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। प्रयागराज से कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में फरवरी 2023 में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा। कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल शुभारंभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले 36वें खेलोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव भव्य कार्यक्रम। सात 7,000 से अधिक खिलाड़ी। The hosts, Gujarat, the dignitaries, including the PM, standing up to applause contingent so far. प्रधानमंत्री द्वारा टॉर्च ऑफ यूनिटी की स्थापना के साथ ही 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का आगाज हो गया। लंबे इंतजार के बाद गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हो रहे इन खेलों में देश के प्रमुख खेल सितारे अगले 2 सप्ताह तक पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। ये चमक आगाज है खेल की दुनिया के आने वाले नेशनल गेम्स का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। पिछले 8 सालों में खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसके नतीजे भी साफ दिखने लगे हैं। हाल के वर्षों में हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेल, अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। पिछले 8 वर्षों में देश का खेल बजट करीब 70% तक की उसमें वृद्धि हुई है। खेल विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए हैं।
इसलिए आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन भी दिए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। खेल देश की विरासत और विकास का जरिया रहे हैं। इस परंपरा को बरकरार रखने में राष्ट्रीय खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों से भी कई सितारे उभरेंगे और चमकेंगे और पूरी दुनिया भारतीय खिलाड़ियों की धमक को महसूस करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद को कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवा की भी शुरुआत करेंगे। गुजरात के गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच यात्रियों के लिए एक और नई सुविधा जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसमें यात्रियों के इंफोटेनमेंट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की अतिरिक्त सुविधा है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद परिवहन सुविधा को अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने की ओर मेट्रो परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो अपैरल पार्क से धलतेज तक लगभग 32 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और मोटेरा से गयासपुर के बीच नॉर्थ साउथ की दूरी तय करेगी। इसे पूरा करने में 12,900 करोड़ रुपए की लागत आई है। कालूपुर में मेट्रो लाइन को मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल प्रणाली से भी जोड़ने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। कालूपुर रेलवे स्टेशन पर रेल, मेट्रो, बस और बुलेट ट्रेन भी उपलब्ध होगी, यानी परिवहन के सभी माध्यमों का ये एक हब होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कल सूरत पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सूरत श्रम का शहर है और यहां टैलेंट की कद्र होती है। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान। सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। गुजरात के लोगों का, सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। इतना प्यार आपने दिया। सूरत के लोगों के प्यार और सम्मान को प्रधानमंत्री ने 3400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके निभाने का प्रयास किया। उन्होंने सूरत की आधारभूत संरचनाओं को गति देते हुए ड्रीम सिटी परियोजना के पहले चरण का जहां उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हीरा कारोबार के हब के लिए ड्रीम सिटी काफी अहम होगा। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। स्वच्छता के क्षेत्र में बीते 2 दशक में सूरत की उपलब्धि को प्रधानमंत्री ने सराहा। साथ ही आधुनिक आधारभूत संरचना निर्माण पर उन्होंने खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने बताया कि सूरत का ये विकास बीते 20 साल के अथक परिश्रम का परिणाम है। वहीं उन्होंने सूरत जलापूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ ही विरासत सुरक्षा और पीआरटीएस सुविधाओं के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया। तापी नदी के किनारों, खासकर पश्चिमी सूरत के विकास की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने लोगों से सूरत और गुजरात के विकास गति को
ऐसे ही बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सूरत के वस्त्र उद्योग को मजबूती देने के लिए पावर लूम के एक मेगा क्लस्टर की आधारशिला भी रखी। उन्होंने विश्वास जताया कि सबके प्रयास और सबके साथ की बदौलत सूरत गुजरात ही नहीं बल्कि देश की विकास गति को भी बनाए रखेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के पहले दिन भावनगर में 6000 करोड़ की विकास योजनाओं की ने गुजरात के विकास मॉडल का जिक्र किया तो देश की उच्च लाइन के बारे में महत्व को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भावनगर में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। भले ही प्रधानमंत्री मोदी को भावनगर पहुंचने में थोड़ा समय लग गया हो, लेकिन जब पहुंचे तो विकास परियोजनाओं की ऐसी सौगात दी जिसकी छाप, पहचान और धमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज और महसूस की जाएगी। प्रधानमंत्री ने भावनगर में 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी। ये दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया। रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गुजरात की कोस्ट लाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार देने का माध्यम भी बन रही है। आज गुजरात की कोस्ट लाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम का पर्याय बनकर के उभर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौनी योजना से आसपास के कई जिलों तक पानी पहुंचाने का प्रयास क्षेत्र के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। सौनी योजना नर्मदा मैया को लेकर के उसे जहां जहां पहुंचाने का संकल्प किया था तेज गति से पहुंच रही है भाइयों। इसका एक हिस्से का लोकार्पण आज होता है और दूसरे हिस्से पर काम शुरू होता है। हम काम रुकने नहीं देते। कार्यक्रम से पहले भावनगर उस दृश्य का भी साक्षी बना जब प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का अपार स्नेह और प्रेम जन सैलाब के रूप में उनके स्वागत करने को सड़कों पर उमड़ आया। प्रधानमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा था। सड़क किनारे खड़ी भीड़ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही थी। जगह जगह पर फूल बरसाकर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर मंच बनाए गए थे जहां कलाकारों ने मोदी का स्वागत करने के लिए लोक नृत्य पेश किया। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में घोषणा की है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग आगामी 1 अक्टूबर से 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2.0 अभियान का शुभारंभ करेगा। एक वीडियो संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने 5 प्रणों का जिक्र किया था। उनमें से एक था विकसित भारत का लक्ष्य, जिसमें साफ सफाई बहुत अहम भूमिका निभाती है। इससे स्वच्छ भारत 2.0 हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इंडिया स्पोर्ट्स ने गत वर्ष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 1 महीने में 75 लाख किलो का लक्ष्य रखा, 114 लाख किलो कूड़े का निपटान किया था। उन्होंने बताया कि भारत को स्वच्छ बनाने को लेकर जागरूकता बढ़ाने, लोगों को संतुलित करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रयागराज से स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर को की जाएगी। इस पहल में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और पृष्ठभूमि के लोग एक साथ काम करेंगे और इन लोगों द्वारा पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर कचरे की सफाई की जाएगी। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में 5 प्राण यानी कि 5 संकल्प के बारे में बात की। 1 प्राण विकसित भारत का लक्ष्य है, जिसमें स्वच्छता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए स्वच्छ भारत हमारी प्राथमिकता में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर रहा है और इस अभियान में NYKS से जुड़े हुए सभी यूथ क्लब्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के
युवाओं और स्वयंसेवकों के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में युवाओं और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत अभियान प्रयागराज से शुरू किया जाएगा। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले साल 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरे के निपटान के निर्धारित लक्ष्य था, हमने न केवल प्राप्त किया बल्कि उससे बहुत आगे निकल गए। पिछले वर्ष अभियान में प्रतिभागियों के जोश और उत्साह को देखते हुए युवा कार्यक्रम विभाग ने इस वर्ष 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ भारत अभियान के लिए 100 लाख किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और उसके निपटान का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया एट 100 का भी हम संकल्प लेंगे। इस अमृतकाल में भारत को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन स्वच्छ अभियान से इसकी शुरुआत भी करेंगे। ऐसे समय में जब पूरा देश आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें ये संकल्प करना है कि जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए योगदान दिया था, बलिदान तक दिया था, हमें तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में फरवरी 2023 में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन के रोड मैप के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश की ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आया है। उत्तर प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आगामी 10, 11 और 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाएगा। और गाजियाबाद नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधुनिकतम रोबोट का अनावरण करते हुए रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी समारोह में शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गाजियाबाद में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, जो जिले के साथ साथ आसपास के जनपदों के लोगों के लिए भी भविष्य में वरदान साबित होगी। और इस सरकार में निजी अस्पताल के अंदर भी जिस तरीके से हमारे निजी अस्पताल के संचालकों ने अपने अपने चिकित्सालयों के अंदर हम किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, और कई रिसर्च सेंटर भी लोगों ने बनाए हैं जिनमें वे चिकित्सा के साथ रिसर्च करते हैं, नया इनोवेशन करते हैं। हमारे नौजवानों ने जो 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप है, उसमें 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप है जिन्होंने मेडिकल सेक्टर के अंदर काम किया, और मेडिकल सेक्टर के अंदर जो भी बीमारियां होने के कारण और बीमारियों के बाद होने के उपचार की व्यवस्थाओं में किस तरीके से दूर दराज के गांव में बैठकर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन इलाज कर सके, उसका हमारे स्टार्टअपों ने एक बेहतरीन काम किया। और उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक कार्यक्रम में गो संरक्षण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। पोर्टल के माध्यम से 6,384 गौआश्रय स्थलों की निगरानी हो सकेगी। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी निरीक्षण किया जा सकेगा। प्रदेश में 56 लाख पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रभावित 30 जनपदों में प्रशासन ने सघन अभियान चलाने के साथ ही पूरे प्रदेश में टीकाकरण शुरू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंपी बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। उन्होंने अपने विभाग के 6 महीने के कार्यों और उपलब्धियों का प्रेस वार्ता के माध्यम से भी ब्यौरा दिया। इस समय जैसे कोरोना आया था मनुष्यों में, इस समय भी पशुओं पर, गायों पर कोरोना की तरह जानलेवा संक्रामक रोग, लंपी स्किन रोग पशुओं में फैला है और उत्तर प्रदेश में भी ये पैर पसार रहा है।
इसमें हमारे 30 जिले प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश के। हमारी अध्यक्षता में टीम 9 का गठन किया गया। ये हमारी टीम 9 प्रभावित जनपदों में पहुंचकर पदस्थ अधिकारियों के सहयोग से इस महामारी पर नियंत्रण करने का काम किया है। ये संक्रामक रोग अन्य जिलों में न जाए, इसका प्रयास निरंतर जारी है। अतः गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। अब तक उत्तर प्रदेश में 50 लाख टीकाकरण किया जा चुका है। प्रतिदिन 3 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल अपने 6 माह का कार्यकाल बीतने पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में विधानसभा में ई विधान व्यवस्था लागू की गई, जिससे पूरे देश से सराहना मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। 18वीं विधानसभा में विधायकों को अधिक सवाल पूछने के अवसर मिले। वहीं सदन की बैठक देर रात तक संचालित की गई। महिला विधायकों को एक दिन का अलग से बोलने का अवसर भी दिया गया। जन्मदिन के अवसर पर विधायकों को विधानसभा में शुभकामनाएं देने की संस्कृति विकसित की गई है। 1.5 महीने के अंदर ही मैंने ये विधान लागू कर दिया, जो देश के अन्य किसी विधानसभा में तब तक लागू नहीं हुआ था। लगभग हर स्टेट उसको फॉलो कर रहा है। हम जब कनाडा में गए थे तो माननीय लोकसभा स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने सारे स्पीकर्स के सामने इस बात को जब कहा, तो बहुत सारे लोग हमारी विधानसभा से इसको देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से फॉलो करके अपनी विधानसभा में लागू करने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी धमकदार शुरुआत थी, जिसमें आप सब लोगों का बहुत पॉजिटिव, मैंने कहा हर स्थान पर, आई डोंट हैव टू से वंस एंड अगेन रिपीटेडली कि आप लोगों के बिना ये संभव नहीं हो सकता था मैसेज। अभी पेपरलेस के नाते से सिर्फ उसी बात को जोड़ते हुए बताना चाहता हूं कि अभी आखिरी दिन जिस समय विधानसभा में ऑपोजिशन वॉकआउट करके आया था, तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो मैंने कहा पूछिए अनुपूरक, तो उन्होंने कहा उत्तर आया। मैंने कहा उत्तर आपके डिवाइस पर है, आप उसमें देखिए और पूछिए। श्री उमाशंकर सिंह बीएसपी वालों ने कहा कि मैं, क्योंकि वो सदस्य नहीं है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, उनको इस बात का अधिकार था और मैंने उनको परमिशन भी दी कि आप पूछ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मंत्री जी उत्तर पहले पढ़े। मैंने कहा नहीं, उत्तर पढ़ने की जब मैंने परंपरा समाप्त कर दिया है, क्योंकि वो डिवाइस पर है। ऐसे आज आप कहेंगे, कल दूसरा आदमी कहेंगे, उसके ऊपर पढ़ के आप अनुपूरक पूछना चाहते हैं ना, पूछिए। तो वो अनुपूरक उन्होंने नहीं पूछा, तो मैंने उनको अलाउ नहीं किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैंने ई विधान लागू किया है तो सबको ई विधान के ऊपर जाना मैंडेटरी है। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बरेली के प्रधान डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान 1547 सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए। कार्यक्रम में महापौर उमेश गौतम और पोस्टमास्टर जनरल संजय कुमार ने 20 लाभार्थियों को पासबुक, डाक विभाग किट का वितरण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इस लक्ष्य को पूरा करने में सुकन्या समृद्धि योजना कारगर साबित हो रही है। वहीं पोस्टमास्टर जनरल संजय कुमार ने बताया कि यह महोत्सव 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को योजना की जानकारी देकर खाते खोले जाएंगे। प्रधान डाकघर में जो केंद्र सरकार की योजना है समृद्धि सुकन्या योजना, उसका आज यहाँ कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो 6 महीने की, 8 महीने की, 11 महीने की और 2 से 5 साल तक की, उनके अभिभावकों ने आज यहाँ खाते खोले हैं। उनको पासबुक का वितरण किया गया है। तो मैं ऐसे सभी जागरूक माँ बाप को
मैं बधाई भी देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी बच्ची का भविष्य आज तय कर लिया है कि आने वाले समय में जब वो बड़ी होगी और ग्रेजुएशन में होगी तब उसकी शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए, जब उसकी शादी होगी तब उसमें कोई दिक्कत ना आए और आने वाले भारत में जो युवाओं का भारत है उसमें वो एक समृद्धशाली और एक शक्तिशाली नारी के रूप में खड़ी हो। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक भारतीय डाक विभाग सुकन्या महोत्सव मना रहा है। उसी क्रम में बरेली परिक्षेत्र भी अपने अंतर्गत आने वाले 10 मंडलों में विभिन्न तारीखों पर सुकन्या महोत्सव मना रहा है। बरेली मंडल ने प्रधान डाकघर परिसर बरेली में सुकन्या महोत्सव का आयोजन किया। इसके माध्यम से घर घर तक पहुंचकर छोटे बच्चियों से को प्रोत्साहित करना, उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाकर उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सशक्त करने का उद्देश्य रहा है। जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में सुकन्या समृद्धि महोत्सव मनाया जा रहा है बरेली डाकघर में, मैंने इसमें अपनी बच्ची के लिए ये खाता खुलवाया है, उसके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। और इस बहुत अच्छी योजना है और जितनी भी बेटियों के माता पिता हैं उनसे अनुरोध है कि ये जो अच्छी योजना है इसका लाभ उठाएं। मैंने अपनी बच्ची का खाता डाकखाने में खुलवाया था आज सर, तो यहाँ का प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ सर। बहुत अच्छी योजना है इसकी सर, और जो है मैं चाहता हूँ सब लोगों से मतलब हर व्यक्ति अपनी बेटी का डाकखाने में खाता खुलवाए। और नवरात्र में अमरोहा में शारदीय नवरात्र महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन स्थल पर देवी मां के 9 स्वरूपों को मनमोहक ढंग से सजाया गया। महोत्सव में प्रत्येक दिन हवन का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा मनमोहक धार्मिक झांकियों और भजन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र का भव्य आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक दिन माता के विभिन्न स्वरूपों को पूजने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वासुदेव तीर्थ जो है भगवान श्री कृष्ण के समय से यहाँ पर स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्वयं विश्राम किया था जब वे हस्तिनापुर से संभल जा रहे थे, तो तभी से ये प्राचीन स्थल तीर्थ के रूप में यहाँ पर विकसित है। और शारदीय नवरात्र में यहाँ पर 9 दिन लगातार माता की पूजन हवन, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार से पूरा पंडाल भरा हुआ है। महिलाओं के लिए विशेष पूजन व्यवस्था और माँ के यहाँ पर भक्ति व सांस्कृतिक कला मंच से प्रतिदिन अलग अलग कलाकारों के द्वारा यहाँ पर भक्ति भेंटे और झांकियों का प्रदर्शन, इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं होता है। श्रद्धालु स्वयं अपनी इच्छा से आकर के माँ की गोलक में यहाँ पैसा डालते हैं और उसी से इसका कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। प्रधानमंत्री ने एक भव्य कार्यक्रम में कल 36वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ। कहा पिछले 8 वर्षों में देश का खेल बजट बढ़ा करीब 70%। खिलाड़ियों को मिल रहे हैं अधिक से अधिक संसाधन और अवसर। प्रधानमंत्री आज गुजरात में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शुभारंभ। साथ ही अंबाजी में 7,200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 1 अक्टूबर से देश भर में चलाया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान 2.0। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। प्रयागराज से कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में फरवरी 2023 में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा। कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी।